सीजीआई साहब, BR गवई साहब, जो बुद्धिस्ट समाज से आते हैं, उन्होंने बुद्ध बनकर उस अंगुली माल को क्षमा कर दिया। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ऐसे गोडसे की औलादों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हिमाकत ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई की और जूता उछालने के बाद जो एक नई बहस शुरू हो गई है, उसमें हर कोई अपने अपने तरीके से इसको देख रहा है, इस खबर को। लेकिन दरअसल चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर जो न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा हुआ शख्स है, उसकी तरफ जूता उछालने की घटना आखिर कितनी बड़ी घटना है और देश के लोकतंत्र के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इस बारे में हम बात करेंगे पूर्व जज मनोज कुमार जी से। मनोज कुमार जी जुडिशरी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं 17 साल और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं और राजनीतिक तौर पे भी सक्रिय हैं। सर, घटना आपने सुनी होगी, घटना के बारे में जब आपने सुना, सबसे पहला रिएक्शन क्या रहा आपका? जूता उछालना सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के अंदर जाकर, ये एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक विषय है। जो व्यक्ति जूता उछाल रहा है वो सिर्फ सीजीआई BR गवई साहब के ऊपर वो जूता नहीं था, वो जूता हर उस सोच पर था जो भारत के संविधान का समर्थन करता है, वैज्ञानिक सोच को विकसित करने की इजाज़त देता है, हर SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, माइनॉरिटीज़ को हक अधिकार देता है। उस संविधान पर वो जूता उछाला गया है। निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो जूता फेंका है वो अधिवक्ता समाज से आता है, वो एडवोकेट है और वो भली भांति जानता है कि यह कृत्य किस तरह का अपराध होगा। यह बार बार नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि राकेश किशोर एडवोकेट जो है वो दलित सीजीआई के ऊपर जूता फेंकता है, लेकिन ये जूता न्यायपालिका के ऊपर है, भारत के संविधान के ऊपर है। पूरी तरीके से प्लान्ड करके कॉन्स्पिरेसी से जूता उससे कहीं ना कहीं किसी विचारधारा के जरिए फिकवाया गया है। और जिस तरीके से स्ट्रैटेजी तय किया गया था कि ओपन कोर्ट में जाके फेंकना है, ये प्रतीकात्मक है। यही स्थिति कुछ दिन पहले अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने, निशिकांत दुबे ने, ये बात कही कि इस देश में गृह युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस BR गवई साहब के ऊपर रखी। तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा था कि किस तरीके, और उसी नैरेटिव के तहत जब इतने बड़े नेताओं की तरफ से बयान आते हैं इस तरीके का, तो कहीं ना कहीं लोगों को हौसला मिलता है कि अच्छा ये कर देते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि अभी एक और भी वीडियो तमाम लोग साझा कर रहे हैं जिसमें कुछ लोग बैठ के कह रहे हैं कि उस बयान के बाद जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, उनकी गाड़ी को घेर लेना चाहिए, उस पर हमला करना चाहिए, इस तरीके का नैरेटिव तैयार किया जा रहा था। क्या ये उसी की वजह है? जो घटना घटित हुई या जो कराई गई, मैं तो कहूँगा कराई गई है। और इस पे कमाल की बात यह है कि वो एडवोकेट खुले प्लेटफॉर्म पे पब्लिक डिस्कोर्स में ये बात कहता है कि उसे परमात्मा के द्वारा आदेश दिया गया था ऐसा करने को, और वो साक्षी मात्र भाव से रहा है। तो क्या इस देश में शेड्यूल कास्ट समाज, अछूत समाज, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी समाज, अदर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ी जाति के और माइनॉरिटीज़ जो हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमान, सिख, जैन, उनके भी आस्था की वजह से अगर कोई कृत्य ऐसा होता है तो क्या यही न्यायिक प्रणाली और यही व्यवस्था उसको इसी तरीके से पेश आएगी? जो लोग आस्था पे अपने निर्णयों पे बाध्य कर रहे हैं, वह एक सोचने वाली बात है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ जी ने भी अभी पब्लिक डिस्कोर्स में अयोध्या के जजमेंट के बाबत बात रखी और उन्होंने कहा कि जब वो जजमेंट देने से पहले उनके वहाँ वो भाव उनको कुछ ऐसा प्राप्त हुआ कि निर्णय ऐसा होना चाहिए, तो संवैधानिक जो मूल्य थे वो कहाँ चले गए? यह आम जनता को भी सोचना होगा कि हार्वर्ड लॉ स्कूल का प्रोडक्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चेयर को सुशोभित करता है और उसके पिता भी इस मुल्क के, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हों,
उनका भी कहना है कि वो आस्था कहीं ना कहीं उनके निर्णयों में प्रभावित करती है। वो उसी क्रम में जो एडवोकेट राकेश किशोर है, उसने भी आस्था का ही हवाला देकर ये बात और तर्क रखी है। हवाला या सहारा, ताकि उसके ऊपर एक बड़े वर्ग को अपने साथ मिला के खड़ा किया जा सके। बिल्कुल, मैं तो इसको कहूँगा एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत ऐसा कराया गया है। और इस अंगुलीमाल को चूँकि CGI साहब, BR गवई साहब जो बुद्धिस्ट समाज से आते हैं, उन्होंने बुद्ध बनकर उस अंगुलीमाल को क्षमा कर दिया। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ऐसे गोडसे की औलादों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हिमाकत ना कर सके। ऐसे क्षमा कर देने से अन्य जगहों पर भी इस देश में जहां न्यायपालिकाएं काम कर रही हैं, ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, उनके ऊपर भी असर आएगा कि आप कभी भी किसी के ऊपर जूता उछालोगे और लोगों के बीच में एक अव्यवस्था वाली स्थिति उत्पन्न होगी। आपने अच्छा उदाहरण दिया कि बुद्ध बन के माफ़ कर दिया, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जिम्मेदारी बनती है, सरकारों की क्या जिम्मेदारी बनती है? ऐसे ही उसे छोड़ देना, वो लगातार मीडिया में बयान दे रहा है और कहीं ना कहीं एक वर्ग को, जिसको सनातन कह रहा है, वो उकसा रहा है या फिर उसका हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। इसका सही छूट दे देनी चाहिए। भारत के संविधान को आर्टिकल के माध्यम से ये कथन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की रक्षा करता है, गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुले न्यायालय में उनकी बेंच पे और भी जज साहिबान बैठे थे, वहाँ पर जूता फेंकना एक निश्चित ही घृणित अपराध है, एक सोची समझी अपराध है। और CGI गवई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ज़रूर रहे हैं, लेकिन एज ए पर्सन वो तो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन उस कुर्सी के ऊपर जिस तरीके का अपमान किया गया है और पूरी तरीके से लगातार उस व्यक्ति के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से एक सोची समझी रणनीति का ये हिस्सा है। भारत सरकार को तत्काल ऐसे आतंकी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये थ्रेट टू नेशन है, ये नेशन को थ्रेट करने की कोशिश की गई है भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र को। और इस पे किसी भी तरीके की समझौता या किसी भी तरह की दया का पात्र वो व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने होशो हवास में ये तर्क रखा है कि मैंने जो किया है उसका पछतावा नहीं है। जी, तो बहसें तमाम चल रही है। पूर्व जज मनोज कुमार जी का कहना है कि भले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए पर्सन उस व्यक्ति को माफ़ करते, लेकिन वो हमला सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर नहीं था, एक संवैधानिक संस्था के ऊपर था, जिसके ऊपर लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। ये देश की पूरी न्याय व्यवस्था सही तरीके से चले, उसकी जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से वो लगातार बार बार मीडिया में बयान दे रहा है, वो भी काफ़ी चिंताजनक है। देखना होगा कि सरकार क्या उसे ऐसे ही खुली छूट देती है या फिर उस पर अंकुश लगाने के लिए कोई कड़े कदम उठाएगी। कैमरामैन आयुष के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपये में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए।